जय हिंद, वंदे मातरम। विंदापाल उग्रसेन पाल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन के इस ऑनलाइन क्लास में मैं अभी आप सभी डीएड प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कान के बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण के बारे में। आज हम अंतःकर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतःकर्ण, जिसको कॉकलिया भी बोला जाता है, यह मटर के आकार का और घोंघा जैसी आकृति की संरचना है। इसमें बोनी कॉइल और मेम्ब्रेनस नली पाई जाती है। बोनी कॉइल्स या बोनी कॉकलिया में पैरालिम्फ और मेम्ब्रेनस नली में इंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ भरा रहता है। इन दोनों पदार्थ में सोडियम और पोटेशियम के दो आयन पाए जाते हैं, जिसमें पैरालिम्फ में सोडियम आयन की मात्रा अधिक होती है और इंडोलिम्फ में पोटेशियम आयन की मात्रा अधिक होती है। इसको याद करने का एक ट्रिक है, देखते हैं। ट्रिक है पैसों और इम्पोर्टेंट। पैसा और इम्पोर्टेंट पैसों मतलब समझते हैं। पै मतलब पैरालिम्फ और सो मतलब सोडियम। मतलब पैराफिन लिम्फ जो है उसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है और बोनी कॉइल में पाई जाती है। दूसरा इम्पोर्टेंट मतलब इंडोलिम्फ और उसमें पोटेशियम पाया जाता है। क्लियर? अब आइए समझते हैं इस कॉकलिया के बारे में। इस कॉकलिया के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। माफ कीजिएगा। ये आपका वेस्टिबुलर नर्व है। ये घोंघी जैसी आकृति है। इसमें 3 घुमावदार हड्डियां होती हैं, जिसमें पहले को इंटीरियर हड्डी, दूसरे ये जो लेटरल हड्डी और तीसरी पोस्टेरियल हड्डी ये वाली। ये गोल विंडो जिसको राउंड विंडो बोलते हैं और ये एक विंडो है जिसको ओवल विंडो बोलते हैं।
ओवल विंडो और ये है राउंड विंडो। क्लियर? ये दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। आइए चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। ये हो गया आपका ओवल विंडो और ये हो गया आपका राउंड विंडो। इसके बीच में ये एक रेसिनर मेम्ब्रेन है। रेसिनर्स मेम्ब्रेन है। और ये आपका बेसिलर मेम्ब्रेन है। ये पार्ट आपका स्केला मीडिया कहलाता है। स्केला मीडिया कहलाता है। ये पार्ट आपका स्केला वेस्टिब्यूल कहलाता है। स्केला वेस्टिब्यूल। और ये पार्ट कहलाता है स्केला टिम्पैनी। स्केला टिम्पैनी। ओवल विंडो और राउंड विंडो आपस में जहाँ मिलते हैं इसको बोलते हैं हेलेक्ट्रोमा। ये बेसिलस मेम्ब्रेन जो है, ये बेसिलस मेम्ब्रेन पर कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है जिसे ऑर्गन ऑफ कार्टी बोलते हैं। जिसे ऑर्गन ऑफ कार्टी बोलते हैं। बेसिलस मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। क्लियर? चूंकि यह गोल होता है, यह विंडो गोल होता है, इसीलिए इसे राउंड विंडो, इसीलिए इसे राउंड विंडो, और यह अंडे का आकार का होता है, इसीलिए इसे ओवल विंडो कहते हैं। ओवल विंडो कहते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में? अब आगे थोड़ा समझते हैं। माफ कीजिएगा। ऑर्गन ऑफ कार्टी। ऑर्गन ऑफ कार्टी कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जो आधार झिल्ली या बेसिलस मेम्ब्रेन पर स्थित होता है। यह वही बेसिलस मेम्ब्रेन है जो स्केला टिम्पैनी और स्केला मीडिया को अलग करता है, तथा रेसिलस मेम्ब्रेन वह मेम्ब्रेन होती है, वह झिल्ली होती है जो स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला मीडिया को अलग करती है। आगे चलते हैं। काकोलिया और आर्गन ऑफ कार्टी को ऑक्सीजन और अन्य दूसरे पुष्टिकर की पूर्ति के लिए अंतःकरण में एक अंग पाया जाता है जिसे मदर ऑफ ऑर्गन ऑफ कार्टी के नाम से जाना जाता है। ऑर्गन ऑफ कार्टी के दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं।
जिसे पहले को सपोर्टिव सेल और दूसरे को हेयर सेल के नाम से जाना जाता है। पुनः हेयर सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। एक को बोलते हैं आउटर हेयर सेल, एक को बोलते हैं आउटर हेयर सेल आउटर हेयर सेल्स, और दूसरे को बोलते हैं इनर हेयर सेल। क्लियर? आउटर हेयर सेल यह 3 से 4 कतार में होती हैं, 3 से 4 कतार में होती हैं, स्थित होती हैं, और इनकी संख्या लगभग 12,000 से 15,000 के बीच होती है। और इनर हेयर सेल केवल एक कतार में पाई जाती हैं और इनकी संख्या लगभग 3,000 के आसपास होती है। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं। अब समझ लेते हैं, हम लोग पढ़ चुके बाह्य कण, मध्य कण और अंतःकण। बाह्य कण के कार्य समझ लेते हैं। बाह्य कण के कार्य: पिन्ना ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके उन्हें कर्ण नलिका में भेजता है और ध्वनि की दिशा को भी बताने का प्रयत्न करता है। दूसरा है, कर्ण नलिका से कर्णपटल तक ध्वनि तरंगों को स्मूथ करके कर्णपटल जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते थे हम, वहाँ तक पहुँचाने में मदद करता है। तीसरा पार्ट है, कर्ण नलिका का आकार एस के आकार के होने के नाते यह नुकीली वस्तु तथा धूल कण इत्यादि चीज़ों को कर्णपटल या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा जो बोलते हैं, उस तक पहुंचने से बचाता है। तीसरा है, कर्ण नलिका में उपस्थित हेयर, वैक्स और धूल कण को अंदर जाने से रोकता है तथा मध्य कण की सुरक्षा भी करता है। अगर यह धूल कण हमारे कर्णपटल या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर एकत्रित हो जाते हैं तो हमारा कर्णपटल मोटा हो जाएगा और वह कंपन जिस हिसाब से करना चाहिए वह नहीं कर पाएगा, जिससे आर्टिकुलर चैन जो 3 हड्डियां हैं वो कंपित नहीं होंगी और वो आवाज़ हमारे कॉकलिया और मस्तिष्क तक कायदे से नहीं पहुंच पाएगा। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं। बाह्य कण हो गया हमारा। अंतःकण देखते हैं। मध्य कण के कार्य: मध्य कण के कार्य देख लेते हैं। यह ध्वनि को बाह्य कण से अंतःकण तक ले जाने में मदद करता है। मध्य कण एक ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़े हैं, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन।
तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम करता है जो ध्वनि तरंगों को कुछ बढ़ा देता है, लगभग 27 dB। 27 dB, ये सिंबल याद रखिएगा, dB। ये dB जो है ये डेसिबल का प्रतीक है, और dB कभी भूल के कैपिटल मत लिख दीजिएगा, ये डेफ ब्लाइंड हो जाता है। तो dB हमेशा D स्मॉल और B कैपिटल लेटर का ही होना चाहिए। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, आवाज तेज हो जाने पर मध्य कर्ण में उपस्थित टेंसर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टेंसर टिम्पैनिक मसल्स और स्टेपीडियस मसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे आंतरिक कर्ण के कोमल भाग को सुरक्षा मिलती है। टेंसर टिम्पैनिक याद आ रहा है? ये वही टेंसर टिम्पैनिक मसल्स है जो हमारे ऑसिकुलर चैन मेलियस हड्डी से जुड़ी थी, और स्टेपीडियस वो मसल्स है जो इनकस से जुड़ी थी। याद आ गया? अब आगे चलते हैं। अंतःकरण के कार्य देख लेते हैं। अंतःकरण आंतरिक कर्ण में स्थित कौकलिया ध्वनि तरंगों, आवृत्ति, तीव्रता इत्यादि का विश्लेषण किया जाता है। आंतरिक कर्ण में सुनने संबंधी सूचनाओं के एकत्रित, शरीर की स्थिति और हलचल से संबंधित सूचनाओं को भी बायो इलेक्ट्रिकल कोड में परिवर्तित करके ऑडियोटरी नर्व के माध्यम से मस्तिष्क को भेज दिया जाता है। आगे बात समझ में? धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।